क्लास 11th आज का हमारा टॉपिक है कि रासायनिक समीकरणों पर आधारित समस्याएं जिनको हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्री। ठीक है ना। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एक जो संतुलित रासायनिक समीकरण होती है, कक्षा 10 में हमने रासायनिक अभिक्रियाओं का संतुलन पढ़ा है। तो एक संतुलित रासायनिक समीकरण जो होती है वो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण हमें बताती है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले यानी अभिकारक व उत्पाद, क्योंकि अभिक्रिया में अभिकारक भाग लेते हैं और अभिक्रिया के पश्चात उत्पाद का निर्माण होता है, तो वो जो एक संतुलित रासायनिक समीकरण से हमें क्या क्या सूचनाएं मिलती हैं या वो क्या संबंध बताती है। तो हम कहते हैं कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक व उत्पादों के मध्य, विकारक व उत्पादों के मध्य अणुओं कौमा द्रव्यमानों कौमा मोलों तथा आयतनों के संदर्भ में मात्रात्मक संबंध बताता है। ठीक है ना, जिसे स्टोइकियोमेट्री कहा जाता है, जिसे स्टोइकियोमेट्री कहा जाता है। अभी स्टोइकियोमेट्री की परिभाषा बताऊंगा आपको मैं। तो जो एक संतुलित रासायनिक समीकरण होती है वो हमें एक रिलेशन बताती है, एक संबंध बताती है अणुओं का, द्रव्यमानों का, मोलों का तथा आयतनों का संबंध बताती है अभिकारकों और उत्पादों के मध्य, जिसे हम स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। स्टोइकियोमेट्री जो शब्द है, स्टोइकियोमेट्री ये जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना। पहला है स्टोकियोन, पहला शब्द है स्टोकियोन और दूसरा है मेट्रोन। स्टोकियोन माने होता है तत्व और मेट्रोन माने होता है मापन। ठीक है ना। तो इसका जो परिभाषा बनी है, इसका जो शाब्दिक अर्थ निकला वो निकला तत्व या यौगिक की मात्रा का मापन। अगर हम इसकी परिभाषा बनाएं तो हम कहते हैं तत्व या यौगिक की मात्रा का मापन। ठीक है ना। और ये जो गणनाएं होती हैं, इन गणनाओं से संबंधित जो समस्याएं होती हैं वो तीन प्रकार की होती है। यानी जो गणनाएं होती हैं, स्टोइकियोमेट्री से संबंधित जो गणनाएं होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। पहला पे होता है द्रव्यमान संबंध वाली, द्रव्यमान संबंध वाली। यानी कहने इसमें क्या होता है, एक का द्रव्यमान दिया होता है और दूसरे का द्रव्यमान निकालना होता है। जैसे अभिकारक का द्रव्यमान अगर दिया है तो आपको उत्पाद का द्रव्यमान निकालना होगा। जैसे ये कहेगा कि 10 ग्राम ए और बी मिलकर सी का निर्माण करते हैं तो सी की कितनी मात्रा प्राप्त होगी। अभी मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो उससे समझेंगे। यानी कहने का मतलब है एक पदार्थ का द्रव्यमान दिया होगा और दूसरे का द्रव्यमान निकालना होगा। या तो अभिकारक का द्रव्यमान दिया होगा, उत्पाद का निकालना होगा, या उत्पाद का द्रव्यमान दिया होगा और अभिकारक का द्रव्यमान निकालना होगा। दूसरा होता है द्रव्यमान आयतन संबंधी, द्रव्यमान आयतन संबंध वाली या संबंधी। इसमें एक पदार्थ का द्रव्यमान दिया होगा और दूसरे का आयतन निकालना होगा, या एक का आयतन दिया होगा, दूसरे का द्रव्यमान निकालना होगा। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर समझेंगे। तीसरा होता है आयतन संबंध वाली, आयतन संबंध वाली। यानी इसमें क्या होगा, एक का आयतन दिया होगा, दूसरे का आयतन आपको निकालना होगा। अभिकारक का आयतन दिया है तो उत्पाद का निकालना होगा और उत्पाद का आयतन दिया होगा तो अभिकारक का आयतन निकालना होगा। अब हम तीनों को अलग अलग तरीके से करेंगे। तो पहला जो आज लेते हैं, पहला होता है द्रव्यमान
संबंध पर आधारित प्रश्न। बहुत इजी प्रश्न होते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं। ये कह रहा है कि 12.35 ग्राम CuCO3 कॉपर कार्बोनेट को गर्म करने पर प्राप्त कॉपर ऑक्साइड का द्रव्यमान कितना होगा? कॉपर ऑक्साइड का द्रव्यमान कितना होगा? आगे आपको दिया है कॉपर का परमाणु भार। वैसे इनको याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दिया होता है। तो कॉपर का परमाणु भार होता है 63.5। ये आपको दिया है अभी फिलहाल। ठीक, तो आपको देखो पहले तो अभिक्रिया देखनी है क्या हो रहा है। आप CuCO3 को गर्म कर रहे हो, इसको हमने गर्म किया, क्या मिलेगा? कॉपर ऑक्साइड CuO + CO2। अब अभिक्रियाएं आपको याद होनी चाहिए, रिएक्शन बनाना भी आना चाहिए। कॉपर कार्बोनेट को हमने गर्म किया तो कॉपर ऑक्साइड मिला और कार्बन डाइऑक्साइड मिली। अब आपको इसका द्रव्यमान दिया है, हम कितने ग्राम कॉपर कार्बोनेट को गर्म कर रहे हैं? 12.35 ग्राम को। और आपको पूछा है कि कितना ग्राम कॉपर ऑक्साइड मिलेगा। तो अभिकारक का द्रव्यमान दिया है, उत्पाद का द्रव्यमान निकालना है। ठीक है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे करते हैं। CuCO3 ये कन्वर्ट हुआ किसमें? CuO + CO2 में, है ना। सबसे पहले इसका अणुभार निकालो, जो आपको दिया है और जो निकालना है दोनों का अणुभार निकालो। तो अगर हम कॉपर कार्बोनेट का अणुभार निकालते हैं, मैं रफ में कहीं पर निकालता हूं। देखो CuCO3 का अणुभार हम निकाल रहे हैं। कॉपर का कितना भार होता है? 63.5। कार्बन का कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का होता है 16 × 3। तो ये हो गया 63.5 धन 12 धन 16 39 हो गया ना। जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 123.5 ग्राम। मिल गया ना। अब हमको दूसरा किसका निकालना है? CuO का। बिल्कुल सिंपल है। 63.5 कॉपर का हो गया, ऑक्सीजन का हो गया 16। जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 79.5 ग्राम। दोनों के भार को इसके नीचे निकल लिख देना है। इसका कितना आया था? 123.5 ग्राम। यह आया था 79.5 ग्राम। बस हो गया। अब हमने क्या करना है? देखिए जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं, 123.5 ग्राम CuCO3 देता है बराबर 79.5 ग्राम CuO, है ना। 123 अभिक्रिया के अनुसार 123 ग्राम कितना दे रहा है? 79.5 ग्राम। लेकिन हमारे पास 123 ग्राम नहीं है, हमारे पास कितना है? 12.5 ग्राम। इसलिए 12.35 ग्राम कॉपर कार्बोनेट देगा बराबर 79.5 डिवाइडेड बाय 123.5 इंटू 12.35। यही तो है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7.95 ग्राम। तो ये आंसर आ गया आपका। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको एक का द्रव्यमान दिया है, दूसरे का निकालना है। करना क्या है ये याद रखना कि जो अभिकारक है और जो उत्पाद है दोनों का अणुभार आपको निकालना है सबसे पहले। फिर इक्वेशन बनानी है कि 123 ग्राम इतना दे रहा है तो 12.35 ग्राम कितना देगा, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हम दूसरा क्वेश्चन क्या है? देखिए ये कह रहा है 200 किलोग्राम 95% शुद्ध चूने का पत्थर, जिसको CaCO3 कहते हैं, को गर्म करने पर प्राप्त CaO का भार ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। आपको क्या करना है? CaCO3 को गर्म करना है। अब जब हम अभिक्रिया लिखते हैं तो CaCO3 को जब गर्म करेंगे
तो क्या मिलेगा CaO प्लस CO2, ये तो है ना। इसका भार आपको दिया है कितना 200 किलोग्राम, इसका भार आपको निकालना है, लेकिन एक कंडीशन दी है कि 95% शुद्ध, ठीक है ना। तो पहला 2 स्टेप होंगे इसमें, क्योंकि ये 200 किलोग्राम हमारे पास है लेकिन इसकी शुद्धता केवल 95% है। कहने का मतलब है कि जो आपके पास 200 किलोग्राम CaCO3 है, इसमें 200 किलोग्राम CaCO3 नहीं है, इसमें कुछ मात्रा में अशुद्धियां भी होंगी, कुछ मात्रा में अशुद्धियां होंगी। कितनी मात्रा में? 5% आपकी अशुद्धि होगी और 95% आपका CaCO3 होगा, क्योंकि इसकी शुद्धता कितनी है 95%, है ना। अब हम क्या करेंगे देखिए, सीधे सीधे हम सबसे पहले निकालते हैं शुद्ध CaCO3 के भार की गणना। ये तो अशुद्ध है कि भार की गणना, क्योंकि 100% नहीं है, ये ध्यान रखना, 95% शुद्ध है। 95% का मतलब क्या हुआ कि जो आपका 200 किलोग्राम है उसका 95% निकाल देना, ठीक है ना। 200 का 95%, तो कैसे निकलेगा देखिए, हम सीधे सीधे कहते हैं 100 किलोग्राम में या 100 किलोग्राम CaCO3 में शुद्ध पदार्थ, 100 किलोग्राम में CaCO3 में शुद्ध पदार्थ कितना है 95 ग्राम, क्योंकि 95% है ना। तो हम 200 किलोग्राम में निकालेंगे, 200 किलोग्राम CaCO3 में शुद्ध पदार्थ कितना हो जाएगा 95/100 गुणा 200, तो ये कितना हो गया 2 पंचे 10, 2 नम 18 और 1 19, 190 ग्राम। अब 190 ग्राम क्या है CaCO3 और 10 ग्राम क्या है आपका कुछ अन्य पदार्थ होंगे, अशुद्धियां। बस आपके पास 200 किलोग्राम नहीं है, क्वेश्चन में 200 किलोग्राम लिखा है, लेकिन वास्तव में CaCO3 कितना है 190, क्योंकि 95% है। अगर 100% होता तो 200 ग्राम केवल आपका क्या होता CaCO3। अब हम अभिक्रिया के अनुसार आते हैं, देखो CaCO3 को जब हम गर्म करते हैं क्या मिलता है CaO प्लस CO2, यही मिलता है ना। अब इसका भार निकालते हैं, देखिए कैल्शियम का भार कितना होता है, कैल्शियम का भार 40 होता है, धन कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 गुणा 3, तो ये कितना हो गया 40 धन 12 धन 48। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 100 ग्राम, यानी क्योंकि यहाँ किलोग्राम लिया है तो किलोग्राम लेते हैं, ठीक। CaO का भार निकालते हैं, देखो 40 धन 16 तो कितना हो गया 56 किलोग्राम, हो गया ना। बस आपको इतना ही करना है। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, देखो हम क्या कहेंगे 100 किलोग्राम CaCO3 देता है बराबर 56 किलोग्राम CaO। अब आपके पास CaCO3 कितना है 190 ग्राम, तो हम क्या करेंगे, इसलिए 190 किलोग्राम CaCO3 देगा, बराबर कितना हो जाएगा 56/100 गुणा 190, है ना। इसको 2 से काट सकते हैं, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, ठीक है ना। अब देखो ये कितना आ गया 28 गुणा 19/5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 106.4 किलोग्राम। तो इस प्रकार आपने ये प्रश्न सॉल्व करना है। आपकी बुक में अन्य क्वेश्चन भी दिए होंगे। कल हम दूसरे संबंध पर आएंगे जिसको द्रव्यमान आयतन संबंध कहते हैं। थैंक यू।